Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. अंग्रेजी की एक चर्चित लोकोक्ति है, द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट वन, यानी सबसे छोटे ताबूत सबसे भारी होते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण इजराइल और गाज़ा का है। पहले हमास ने आतंकी हमला किया, मासूम बच्चों को बेरहमी से मारा, फिर इजराइल ने गाज़ा पट्टी में बमबारी शुरू की। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें 4,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की चिंता दिखती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, गाज़ा बच्चों की कब्रगाह बन चुका है। कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हलकों में भी खूब हलचल है। ये तो हुई इजराइल फिलिस्तीन की बात, लेकिन इसी धरती पर एक और देश है जहां ऐसी ही तबाही मची है, पर उसका जिक्र इंटरनेशनल मंचों और मीडिया से लगभग गायब है। हम सूडान की बात कर रहे हैं, जहां पिछले 206 दिनों से सिविल वॉर चल रहा है। इसमें हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, कई हिस्सों में नरसंहार की खबर है। फिर भी सूडान जिम्मेदार देशों के एजेंडे पर नहीं है। और यहाँ हम एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद इजराइल हमास जंग और सूडान सिविल वॉर के बीच तुलना करना नहीं है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि कुछ जानों की कीमत दूसरों से कम होती है और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रीति बन चुकी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। एक भी बेगुनाह शख्स की हत्या पूरी इंसानियत पर धब्बा है, चाहे वो हत्या दुनिया के किसी भी हिस्से में हुई हो। आज के शो में हम जानेंगे सूडान का सिविल वॉर कहाँ पहुँचा, जंग का बच्चों पर क्या असर पड़ता है और इजराइल हमास जंग में अब तक क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। सबसे पहले सूडान वॉर का रिकैप कर लेते हैं। सूडान में 15 अप्रैल 2023 को मुठभेड़ शुरू हुई सूडान आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के बीच। जल्दी ये सिविल वॉर में बदल गया। इसके दो मुख्य किरदार हैं। पहला है सूडान आर्मी का मुखिया जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और दूसरे RSF के लीडर जनरल मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ लिटिल मोहम्मद। बुरहान और दगालो एक समय तक साथ में काम करते थे। पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर के भरोसेमंद थे। बशीर ने 1989 में कुर्सी संभाली थी, सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता में आए थे और 2019 तक उनकी सत्ता पर पकड़ बनी रही। फिर जनता सड़कों पर उतरी तो उन्होंने इस्तीफा मांगा। बशीर इसके लिए तैयार नहीं हुए। सेना को उन्होंने दमन का आदेश दे दिया, लेकिन तब बुरहान और दगालो ने बशीर का हुक्म नहीं माना और उन्हें हटा दिया। इसके बाद बनी सूडान में केयर टेकर सरकार और बनी ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल। इस नाम से ये सरकार बनी, TMC के नाम से। ये एक मिलिट्री हुंटा थी, लेकिन लोग सिविलियन सरकार की मांग तब भी कर रहे थे। जुलाई 2019 में TMC को फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज यानी FFC के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसे राजनीतिक पार्टियों और विद्रोही गुटों ने बनाया था बशीर को हटाने के लिए। खैर, TMC और FFC मिले तो ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल यानी TSC बनी। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों तरफ के लोग थे। बुरहान इसके चेयरमैन और दगालो डेप्यूटी चेयरमैन बने। उन्हें अगले 39 महीनों में फोकस लोकतंत्र के लिए रास्ता तैयार करने पर करना था, लेकिन वो होता उससे पहले एक और तख्ता पलट हो गया। नवंबर 2021 में बुरहान ने सोवरेनिटी काउंसिल भंग कर दी। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को नज़रबंद भी कर दिया गया। जब काउंसिल दोबारा चालू हुई तब तक सिविलियन लीडर्स को निकाला जा चुका था और उनकी जगह सेना के अफसर बैठे थे। बुरहान इसके चेयरमैन बने रहे। दगालो को नई सरकार में डिप्टी की कुर्सी मिली, पर दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर संदेह था और वजह दगालो के पास RSF थी, जिस पर बुरहान का कोई कंट्रोल नहीं था। RSF की स्थापना 2013 में हुई थी। उससे पहले ये लड़ाके जंजावीद फोर्सेस का हिस्सा थे, कबीलों से आए थे। बुरहान को डर था दगालो मेरी कुर्सी खींच सकता है और दगालो को ताकत मिलती थी RSF से, इसलिए बुरहान ने RSF को अपने कमांड में लाने का प्लान बनाया। दगालो ने इससे इनकार कर दिया। दोनों के बीच तनाव बढ़ा। फिर अप्रैल 2023 में RSF और सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अंत में जो बचेगा सूडान का कंट्रोल उसके हाथ में होगा, पर सूडान अंत में कितना बचेगा ये प्रश्न है। समझौता करने की सारी कोशिशें अब तक फेल हो चुकी हैं। धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देश का फोकस घट रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सूडान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। पिछले 7 महीनों में क्या हो चुका है? सूडान की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ है। इसमें 56 लाख विस्थापित हो चुके, 12 लाख को देश छोड़ना पड़ा। मारे गए लोगों की संख्या 10,000 के ज़्यादा, असली नुकसान कई गुना ज़्यादा। अधिकतर मौतें युद्ध क्षेत्र में हुई, तो उनकी सही संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल। युद्ध से पहले भी सूडान आर्थिक संकट और गरीबी से जूझ रहा था। आबादी का बड़ा हिस्सा मानवीय मदद के भरोसे था। युद्ध के बाद उसमें भी कमी आई और इसकी कीमत बच्चों ने चुकाई।
सितंबर 2023 में यूएन ने कहा था कि 1200 बच्चों की जान भूखमरी और कुपोषण की वजह से जा चुकी है। यूएन के मुताबिक 2.5 करोड़ लोगों को तत्काल मदद की दरकार है, आधी संख्या इसमें बच्चों की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक देश भर के 80% से ज़्यादा अस्पताल बंद होने की कगार पर हैं। लड़ाई वाले इलाकों में रेप की घटनाएं आम हैं। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक 12 बरस तक की लड़कियों को यौन हिंसा झेलनी पड़ रही है। इन सब के अलावा 12 अखबार और कई रेडियो और टीवी चैनल बंद हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा पत्रकार देश छोड़कर भाग चुके हैं। लड़ाई कहाँ तक पहुंची? आधा सूडान जंग की चपेट में है। सबसे भीषण लड़ाई राजधानी खार्तूम और डारफर में हो रही है। आशंका है कि इसका दायरा साउथ सूडान तक फैल सकता है। साउथ सूडान 2021 में अलग होकर नया मुल्क बना था। जिस वक्त लड़ाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, सऊदी अरब के जिद्दा में बातचीत भी चल रही है, सऊदी अरब और अमेरिका की मध्यस्थता में। हालांकि ये पहली बातचीत नहीं है, पहले भी कई दौर की बात हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। जानकारों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार देश और संस्थाएं स्थायी समाधान लेकर नहीं आते, तब तक सिर्फ कोरम पूरा होता रहेगा। जिम्मेदार देशों और संस्थाओं का मतलब क्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका के अलावा बुरहान और दगालो के हितैषी देश स्थायी समाधान कैसे निकल सकता है? 3 रास्ते हैं। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल बुरहान और दगालो पर दबाव बना सकती है, फोर्स उतारने की चेतावनी दे सकती है। दूसरा, उनके बिजनेस नेटवर्क पर चोट की जा सकती है। दोनों ने सूडान को बखूबी लूटा, दुनिया भर में निवेश किया और इस पैसे का इस्तेमाल जंग में हो रहा है। पैसा रोका तो उन्हें हार मारकर रुकना पड़ेगा। तीसरी बात, बुरहान को इजिप्ट का साथ मिलता है जबकि दगालो के पास यूएई का समर्थन है। अमेरिका इजिप्ट और यूएई पर सपोर्ट हटाने का प्रेशर डाल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आसान है, फिर अब तक हुआ क्यों नहीं? इसकी 2 वजहें हैं बड़ी। पहली, प्राथमिकता। सूडान से पहले रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। अक्टूबर में इजराइल हमास में लड़ाई हुई। इससे पश्चिमी देशों और अरब के हित जुड़े थे। मसलन अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार। इजिप्ट की सीमा इजराइल और गाजा से लगती है। यूएई और इजराइल 3 बरस पहले दोस्त बन चुके हैं, जिनके ऊपर रिश्ते तोड़ने का दबाव भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अरब देशों के सामने मुस्लिम उम्मा की लाज बचाने की चुनौती भी है। इसके बरक्स सूडान का मामला एक सीमा के अंदर सिमटा हुआ है। इसके बाहर फैलने की आशंका कम है। इससे अमेरिका या किसी और ताकतवर देश को बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए सूडान को फिलहाल के लिए साइड में रख दिया गया। एक वजह और है, सूडान के नागरिक दुनिया के प्रभुत्वशाली संस्थाओं में या लोगों में नहीं आते हैं। उनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर नहीं हैं, इसलिए जब उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी जातीयता पर खतरा आता है तो वो दुनिया के विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। एक वजह और है, तालमेल की कमी। अभी तक इजिप्ट, सऊदी अरब, इथियोपिया, अफ्रीकन यूनियन और अमेरिका मीटिंग आयोजित कर चुके हैं, लेकिन इन सब में कोई आपसी तालमेल नहीं है। यूएई और सऊदी अरब के बीच तकरार चलती है। यूएई एक भी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। इजिप्ट की इथियोपिया यूएई से नहीं बनती। अफ्रीकन यूनियन का हाल यूएन जैसा है, कोई नहीं सुनता। मतलब सूडान का सिविल वॉर बरसों तक जारी रह सकता है और इससे बाकी दुनिया को शायद ही कोई फर्क पड़े। सूडान का चैप्टर यही रोकते हैं और अब इजराइल हमास जंग की तरफ चलते हैं। पहले ये क्लिप सुनिए। Gaza is becoming a graveyard for children. ये थे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस, जो जंग में बच्चों की स्थिति पर चिंता जता रहे थे। हमने पहले भी बताया 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में 4000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा। अमेरिका और इजराइल दावे को भ्रामक बताते हैं। इसी तरह हमास के कब्जे में कम से कम 33 इजरायली बच्चे हैं, पर यह सवाल संख्या भर का नहीं है, मेंटल ट्रॉमा और उनके भविष्य का भी है। जंग से प्रभावित हर बच्चे पर यह बात लागू होती है। 1949 का जिनेवा कन्वेंशन सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को सुरक्षा देने की बात करता है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इस पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन अमल करने से दूर हैं। युद्ध का बच्चों पर कैसा असर पड़ता है? 2022 में छपी सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में हर 10 में से 8 बच्चे अवसाद से जूझ रहे थे। यह अनुपात और बढ़ सकता है। बमबारी के दौरान बच्चों में उल्टी और पेशाब की समस्या देखी गई। ये डर की वजह से होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये सदमा ताउम्र रह सकता है। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी के 246 स्कूल तबाह हुए। इसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में है। गाजा पट्टी में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा, इसमें बच्चे भी हैं। उनका बचपन अचानक से थम गया। इजरायली मीडिया में हमले के बाद से लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव हुआ, इसके अकाउंट छपे हैं। हमला देखने वाले बच्चों के मन में डर समा गया है। वे हल्की आवाज़ सुनकर रोने लगते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, गोया उन्हें कोई पकड़ने आया हो। जो 33 बच्चे हमास के कब्जे में, उनका भविष्य भी अनिश्चित है। अब जंग की अपडेट जानते हैं। पहला अपडेट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से जुड़ा है। उनका वेस्ट एशिया का हालिया दौरा बेहद व्यस्त रहा। 3 नवंबर को इजराइल, फिर जॉर्डन गए, वहां से निकले तो वेस्ट बैंक पहुंचे। 5 नवंबर की रात अचानक इराक में दाखिल हुए। उसके बाद तुर्की भी गए। पूरी कवायद के 2 बड़े मकसद, पहला सीज फायर की गुंजाइश, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसको सिरे से खारिज किया। फिर 6 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन किया। उसके बाद नेतन्याहू ने थोड़ी ढील देने पर हामी भरी। ब्लिंकन का दूसरा मकसद बंधकों की रिहाई से जुड़ा था, लेकिन जब जॉर्डन में बात नहीं बनी तब ब्लिंकन ने तुर्की में दांव खेलने का फैसला किया। हमास के कई बड़े नेता तुर्की में रहते हैं और वहां के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान की बात मानते हैं, लेकिन तुर्की ने बिना शर्त युद्ध विराम की मांग रखी। कहा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बिना बंधकों को छोड़ने पर बात नहीं होगी। इजराइल इससे साफ इनकार कर चुका है। ब्लिंकन को बिना किसी सफलता के इसलिए वापस लौटना पड़ा।
पर एक उम्मीद भी है। बाइडेन के साथ मीटिंग रद्द करने वाले देशों ने ब्लिंकन के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। कहा ब्लिंकन नए ऑफर प्लान के साथ फिर लौटे। दूसरा अपडेट इजराइल के पोस्ट वॉर प्लान से जुड़ा है। 7 नवंबर को डिफेंस मिनिस्टर याओव गलांत ने संसदीय कमेटी की सुनवाई में हिस्सा लिया। वहां युद्ध के बाद का प्लान पेश किया। बकौल गलांत, हमास को गाजा से पूरी तरह खत्म किया जाएगा और गाजा में इजरायली सेना को पूरी छूट मिलेगी। नेतन्याहू भी ये संकेत दे चुके हैं। माना जा रहा है कि युद्ध के बाद फतेह मूवमेंट को प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिलेंगी और सिक्योरिटी का जिम्मा इजरायल अपने पास रखेगा। सुनवाई में हिजबुल्लाह के खतरे पर भी सवाल पूछा गया। गलांत बोले, याहिया सिनवार ने एक गलती की, अब गाजा में कयामत है। अगर नसरल्लाह ने गलती की तो लेबनान में भी कयामत आएगी। याहिया सिनवार गाजा पट्टी में हमास का मुखिया है, जबकि हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का मुखिया है। तीसरा अपडेट डिप्लोमेटिक संबंधों से जुड़ा है। गाजा बॉम्बिंग के विरोध में साउथ अफ्रीका ने इजरायल में अपना दूतावास खाली कर दिया। सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया। वे ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद संबंध तोड़ने या बनाए रखने पर फैसला लिया जाएगा। साउथ अफ्रीका से पहले चाड, चिले और कोलंबिया ने भी ऐसा किया, जबकि बोलीविया डिप्लोमेटिक संबंध पहले ही तोड़ चुका है। चौथा और आखिरी अपडेट न्यूक्लियर वेपन से जुड़ा है। इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर अमीसाई एलियाहू का बयान इजरायल के लिए मुसीबत बन गया। एलियाहू ने कहा था गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए, वहां कोई आम नागरिक नहीं है। बाद में सफाई दी कि मेटाफर था, रूपक था, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नेतन्याहू ने उन पर बैन लगा दिया। वो सरकारी मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। होने को मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन रूस इस पर राजी नहीं हुआ और बोला एलियाहू के बयान का मतलब यह है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियारों पर इजरायल का क्या स्टैंड रहा है, वो ना तो इससे इनकार करता है ना स्वीकार। रूस के रिएक्शन के बाद उन्हें अपना स्टैंड बदलना पड़ सकता है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।